In today's video, we will be learning a new topic which is very important also. So, let's see कि आज के brief contents में कौन सा topic रहने वाला है. आज हम पढ़ने जा रहे हैं methods of measuring length. गाइस, आज के टाइम पर हम जानते हैं कि अर्थ और मून के बीच में कितनी डिस्टेंस है, या फिर अर्थ और सन के बीच में कितनी डिस्टेंस है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि सभी प्लैनेट्स के साथ कितनी डिस्टेंस है वो हम जानते हैं. पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो बहुत दूर गैलेक्सीज हैं या बहुत दूर के स्टार्स हैं, उनके साथ हम कैसे डिस्टेंस को मेज़र करते हैं. इवन हम मून के साथ एक्यूरेटली कैसे डिस्टेंस मेज़र कर पाते हैं, वही सब हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं. चलिए अब हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं. मेथड्स ऑफ मेजरिंग लेंथ. स्टूडेंट्स, फिजिक्स में अलग अलग मेथड्स होते हैं लेंथ्स को मेज़र करने के लिए. इसे हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. चलिए देखते हैं कि वो कौन सी कैटेगरीज हैं. एक होते हैं डायरेक्ट मेथड्स. और दूसरी कैटेगरी में आते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स. नाम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या होता है. चलिए देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड्स में क्या होता है. मान लीजिए आपके हाथ में ही कोई डिवाइस है, टूल है, और साथ ही में कोई ऑब्जेक्ट है जिसका आपको लेंथ मेजर करना है, तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं. आई होप आप ये समझ रहे होंगे. जैसे कि कोई टेबल है और आपके हाथ में मीटर स्केल है या फिर कोई इंची टेप है, तो आप डायरेक्टली उस टेबल की लेंथ, उसकी हाइट को नाप सकते हैं. या फिर कोई बीकर है जिसकी आपको डेप्थ पता करनी है और आपके पास टूल पड़ा है वो एक्टिविटी करने के लिए, राइट? तो आप ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं. इस तरह के मेथड्स आते हैं डायरेक्ट मेथड्स में. अब देखिए कि इनडायरेक्ट मेथड्स कौन से हुए. इनडायरेक्ट मेथड्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं जिनकी लेंथ्स, डिस्टेंसेस हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई एटम है और उसकी रेडियस आपको पता करनी है, तो आप किसी मीटर स्केल का यूज़ नहीं कर सकते हैं. या फिर सन है और अर्थ है, सन आपको रोज़ दिखता है, लेकिन वहाँ तक की डिस्टेंस आप किसी मीटर स्केल से नहीं मेज़र कर सकते हैं. यानी कि आप किसी डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते हो. इसके लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है. और मेनली इस लेक्चर में हम बात भी इसी टॉपिक पर करने वाले हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स. बिकॉज डायरेक्ट मेथड्स हमें अच्छे से पता है ऑलरेडी. हम सिर्फ यहाँ पर देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड्स में कौन कौन से टूल्स आते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. इस केस में हम किसी मीटर स्केल का यूज कर सकते हैं. मीटर स्केल, या हम किसी वर्नियर कैलिपर्स को भी यूज कर सकते हैं. वर्नियर्स कैलिपर, आई होप आपने इनके नाम तो ज़रूर सुने होंगे, और अगर नहीं भी सुने हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इसके ऊपर आप काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं अपनी क्लास में. थर्ड वन इज स्क्रू गॉज. स्क्रू गॉज, एंड देन we can also write spherometer in this category. इनके ऊपर आज हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे. इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी, लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसी के ऊपर फोकस करना चाहेंगे, विच इज़ इनडायरेक्ट मैथड्स. चलिए अब हम शुरू करते हैं. इनडायरेक्ट मैथड्स. अब इनडायरेक्ट मैथड्स की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि हर एक कैटेगरी में आप बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हो. जब हम क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो आई एम श्योर कि हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये ज़रूर आता है कि आखिरकार ये साइन थीटा, कॉस थीटा का हम यूज़ कहाँ करते हैं. अब जो मैथमेटिक्स होता है उसका हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं फिज़िक्स में, और वही सब हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं.
सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आखिरकार इनडायरेक्ट मेथड्स में कौन कौन सी कैटेगरीज को हम फिजिक्स में स्टडी करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड, या मैं यहां पर सिर्फ ट्रायंगुलेशन लिखती हूं, ये सभी अलग अलग मेथड्स हैं, इतना आप समझ जाएंगे। ट्रायंगुलेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पैरेलैक्स मेथड क्या होता है। पैरेलैक्स मेथड बहुत इंटरेस्टिंग ये मेथड है, पैरेलैक्स। देन द थर्ड वन इज इंटेंसिटी मेथड। इंटेंसिटी मेथड। इसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले मेथड की तरफ, जिसका नाम है कोपर्निकस मेथड। कोपर्निकस मेथड, इनका आपने नाम भी जरूर सुना होगा। जो साइंस में इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जरूर इनका नाम सुना होगा। देन केपलर मेथड इज देयर। केपलर मेथड, केपलर भी आई एम श्योर कि ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि कौन है और इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है फिजिक्स में। इसके बाद वाले तो आपने कुछ कुछ पढ़े भी हुए हैं अपनी लोअर क्लासेस में, जैसे कि सोनार है, रडार है, सोनार, रडार, और जो अगला मेथड मैं लिखने जा रही हूं उससे भी आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, दैट इज लेजर मेथड। एटलीस्ट आप इस नाम से फेमिलियर हैं। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं वो हम सीखेंगे, लेजर। और आखिरी मेथड जो हम पढ़ेंगे वो है एको, या फिर हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन मेथड। एको या फिर रिफ्लेक्शन मेथड। क्लास 9th में आपने एको के बारे में भी बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया हुआ है। आई एम श्योर कि आपको इन्हें समझने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये सभी मेथड्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो मेथड मैं यहाँ से पिक कर रही हूँ दैट इज ट्रायंगुलेशन मेथड। चलिए अब हम ट्रायंगुलेशन मेथड के ऊपर बात कर लेते हैं। ट्रायंगुलेशन मेथड, ट्रायंगुलेशन मेथड। फर्दर इस मेथड में दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी में आता है एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स, और दूसरी कैटेगरी में आता है इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स। आपको नाम से भी क्लियर हो रहा होगा कि एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल में फर्क क्या है। बेसिकली एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स हम उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो हमारे लिए अप्रोचेबल होती हैं। अप्रोचेबल। अब अप्रोचेबल से हम क्या समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग है या कोई टावर है या फिर कोई ट्री है जो आपके बिल्कुल सामने है। अब यहाँ पर आपके सामने एक ट्री है, आप उस तक आराम से चल के पहुँच सकते हैं, तो वो ट्री आपके लिए एक्सेसिबल हुआ, ओके, या फिर आपके लिए अप्रोचेबल हुआ। इनएक्सेसिबल की कैटेगरी में हम रखते हैं उन चीज़ों को जो हमारे लिए अप्रोचेबल नहीं होती हैं, नॉट अप्रोचेबल। इसमें हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे मान लो ट्री है, ये आपके सामने है, आप इसे देख पा रहे हैं लेकिन आप इस तक डायरेक्टली पहुंच नहीं पा रहे। अब ऐसा इस वजह से भी हो सकता है कि मान लो बीच में एक रिवर आ गई,
बीच में एक रिवर आ गई, अब इस ट्री को देख रहे हो आपके बिल्कुल सामने है, लेकिन आप डायरेक्ट चलकर इस तक नहीं पहुंच सकते। या फिर कोई माउंटेन है, दूर से आपको दिख रहा है लेकिन आप उस तक पहुंच नहीं पाओगे, तो ये आपके लिए नॉन अप्रोचेबल काइंड के ऑब्जेक्ट्स हुए। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम इनएक्सेसिबल टाइप के ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। सो ट्रायंगुलेशन मेथड में हम दोनों ही कैटेगरीज को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस आता है, हम किस तरीके से इनकी हाइट्स को मेज़र करते हैं। यहाँ पर भी हमें ट्री की हाइट को मेज़र करना है और यहाँ पर भी हमें ट्री की हाइट को मेज़र करना है। बहुत ईजी ये मेथड है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स की हाइट्स को या लेंथ्स को, डिस्टेंसेस को कैसे मेज़र किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं। हमें क्या करना है, हमें ये जो सबसे हाइट वाला ट्री है, जो सबसे पहले है, इसकी हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। और हम कहाँ प्रेजेंट हैं, हम ग्राउंड पर, लेटर से हम इस पॉइंट पर प्रेजेंट हैं, तो ये ट्री हमारे लिए अप्रोचेबल हुआ, यानी कि इसे हम एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। फाइन। सो पहला जो हम केस करने जा रहे हैं वो केस है फॉर एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। मैं पैरेलल एक और डायग्राम बना देती हूँ सो दैट आपको समझने में आसानी हो। लेट अस से मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और ये इस ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस ट्री की हमें हाइट मेजर करनी है। और अब हम इस ट्री के टॉप और बॉटम को कुछ नाम दे देते हैं। लेट अस से द टॉप पॉइंट इज A एंड द बॉटम पॉइंट इज B। और हम कहाँ खड़े हैं, हम किसी पॉइंट C पर यहाँ पे खड़े हैं। C पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपकी पोजीशन है। ओके, अब आपको करना क्या है, पहला स्टेप देखिए कि जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ से लेकर के ये जो ट्री है इसके बॉटम तक की आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। और लेट अस से ये x है, ये आप आसानी से कर सकते हो, किसी मीटर स्केल की मदद से कर सकते हैं आप। सो दिस इज एन ईजी टास्क। लेकिन हमारा मेन काम ये नहीं है, हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम है हाइट h फाइंड आउट करना, यानी कि AB लेंथ को फाइंड आउट करना। ओके, ये x हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज दिस ट्री इज अप्रोचेबल टू अस। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप विच इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमें इस ट्री की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, दिस एंगल थीटा। अब यही तो मेन टास्क है, लेकिन आप ये करते कैसे हैं, दिस एंगल थीटा वी विल हैव टू मेजर। अब हम ये कैसे करते हैं, हम एक टूल को यूज करते हैं जिसका नाम है सेक्सटेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद ये नाम पहली बार सुना होगा कि इस तरह का कोई टूल होता है। जी हाँ, ऐसा कोई टूल है। और जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो जो हम डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट भी आप वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ओके, सो जो ये एक्सपेरिमेंट है एक ट्री की हाइट को मेज़र करने का, वो हम इस टूल को यूज़ करके आसानी से कर लेते हैं। सो हमारा टास्क था एंगल ऑफ एलिवेशन को फाइंड करने का, विच इज़ थीटा। अब आगे हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है और एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिससे हम हाइट को मेज़र कर सकें। सो चलिए देखते हैं वो इक्वेशन कैसे हम डिराइव करते हैं। यहाँ पर AB ट्री है जिसकी हमें हाइट मेज़र करनी है। अब ABC ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे फॉर्म हो रही है। हम मान के चल रहे हैं कि जो ट्री है वो एकदम स्ट्रेट है। ओके, हम इसे स्ट्रेट ही यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ABC कैन आई राइट tan थीटा फ्रॉम हेयर। tan थीटा आप सभी जानते होंगे क्या होता है। सो इट इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर इज
h and the base is x। यही हमें करना था। tan थीटा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ से मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ, h इज इक्वल टू x tan थीटा। बस हमको यही करना है, यही हमारा फाइनल इक्वेशन है जो हमने इतनी आसानी से एक ही स्टेप में निकाल दिया। अब यहाँ पर जो x था वो आपको मैंने पहले भी बताया कि ये आपके लिए नॉन होता है, बिकॉज आपके लिए ट्री अप्रोचेबल है, वहाँ तक की डिस्टेंस आप आसानी से मेज़र कर सकते हैं। और ये जो थीटा है ये आप सेक्सटेंट की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। सो बचा क्या? बचा हमारे पास h। सो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम h को फाइंड आउट कर लेते हैं इजीली। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड कि जब ऑब्जेक्ट इनएक्सेसिबल होती है तब उसकी हाइट कैसे मेज़र की जाती है। एंड वन मोर थिंग कि इस मेथड का नाम ट्रायंगुलेशन मेथड ही क्यों रखा है, अब आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि हम एक ट्रायंगल की हेल्प से यहाँ पर इस इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगेन स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी। यहाँ पर आपको फिर से इस ट्री की जो आपको ये दिख रहा है, इस ट्री की हाइट मेजर करनी है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है कि आप ग्राउंड पर इस पोजीशन पर लेटर से खड़े हैं और आप डायरेक्टली इस ट्री के बॉटम तक की डिस्टेंस को मेज़र नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दैट केस इस ट्री की हाइट आप कैसे मेज़र करेंगे वो हमें यहाँ पर सीखना है। तो ये जो केस है ये केस है फॉर एन inaccessible object, for an inaccessible object। इस ऑब्जेक्ट को हम अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन आएगी ट्रायंगुलेशन मेथड में, है तो ये ट्रायंगुलेशन मेथड ही बट थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए अब हम देखते हैं कैसे। मैं फिर से यहाँ पर पैरेलल एक डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है ये है ट्री के लिए। दिस इज ट्री, लेट अस से द टॉप ऑफ द ट्री इज पॉइंट ए एंड द बॉटम इज बी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें हाइट h निकालनी है इस ट्री की। और मान लेते हैं कि आप पोजीशन C पर खड़े हैं, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये C पॉइंट है। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड यू आर स्टैंडिंग एट द पॉइंट C। अब ये जो डिस्टेंस थी B से C के बीच में ये अब मेज़र नहीं कर पा रहे हो। ओके, यही हमारा प्रॉब्लम है कि हम ये डिस्टेंस अब मेज़र नहीं कर पा रहे हैं। हमने इसे x मान लिया, पिछले केस में भी x ही था लेकिन वहाँ पर x हमारे लिए नॉन था, यहाँ पर x हमारे लिए अननोन है। तो यहाँ पर अब हम पहला स्टेप क्या करते हैं वो समझते हैं। यहाँ डायरेक्ट हमें सेक्सटेंट को यूज़ करके एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये वाला जो एंगल है ये आपको फाइंड आउट करना है और इस एंगल का मैंने नाम दिया है θ1। ओके, दिस एंगल इज θ1। अब ये काम हो गया हमारा पहला। अब दूसरा काम हमें क्या करना है कि जिस पोजीशन पर हम खड़े हैं वहां से हमें थोड़ा डिस्प्लेस होना है, चाहे आप आगे की तरफ मूव करिए पीछे की तरफ। यहाँ पर मान लो कि मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ और मैं पहुँच जाती हूँ पॉइंट डी के ऊपर। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगी और मैं पहुँच गई पॉइंट डी के ऊपर। नाउ अगेन मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करनी है, लेकिन अब मुझे पॉइंट डी से ये एंगल फाइंड आउट करना है। यहाँ से मुझे नई पोजीशन से एंगल फाइंड आउट करना है। लेट अस से दिस एंगल इज θ2। सिमिलरली यहाँ पर इस डायग्राम पर भी हम शो कर सकते हैं, दिस इज आवर एंगल θ2। अब ऑब्वियसली C से D के बीच की जो डिस्टेंस होगी, लेट अस से D, ये तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप किसी मीटर स्केल की मदद से C और D के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। इसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ये तो अप्रोचेबल है। आप जानते हैं हम कितना मूव किए हैं। ओके, तो यही था हमारा टास्क। हमने जो करना था दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने थे अलग अलग पोजीशन से, वो हमने कर लिया। अब हमें x की ज़रूरत नहीं है,
अब हमें सिंपली थोड़ा सा मैथमेटिक्स को यूज़ करके इस x को एलिमिनेट करना है इक्वेशन से। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रही हैं, ABC एंड ABD। इन दोनों ही ट्राइंगल्स को अब हम यूज़ करेंगे और ये जो एंगल है ये हमने मान लिया ये 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि फिर से हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स फॉर्म हो गई। सबसे पहले हम देखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। जरा इस ट्राइंगल को देख लीजिए ABC। यहाँ से क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, cot θ1 इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AB। cot थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। और अब मैं BC की जगह वैल्यू पुट कर देती हूँ विच इज़ x एंड AB को हमने माना है h के बराबर। ये हमारा पहला टास्क था। दूसरा हमें करना है सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD। Now in this triangle can I write cot θ2 is equal to BD डिवाइडेड बाय AB। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सेम उसी तरीके से लिखा है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, अब देखो बेस जो है वो कौन सा चाहिए हमको चाहिए BD। BD किसके बराबर है, इसे मैं D प्लस x लिख सकती हूँ। येस आई कैन राइट इट लाइक दिस। सो आई गेट D प्लस x डिवाइडेड बाय AB इज h। Let us say this is our equation 1 and this is our equation 2। यहाँ पे दो इक्वेशंस फॉर्म हो रही हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है देखते हैं। Now subtracting equation 2 from equation 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें cot θ2 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम cot θ1। लेट्स डू इट। cot θ1 माइनस cot θ2 इज इक्वल टू cot θ1 हमारे पास था x डिवाइडेड बाय h माइनस cot θ2 इज इक्वल टू D प्लस एक्स डिवाइडेड बाय h। अगर मैं इसे ओपन करती हूँ तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ x डिवाइडेड बाय h माइनस D अपॉन h एंड माइनस x अपॉन h। मैंने सिंपली इस ब्रैकेट को ओपन किया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि x डिवाइडेड बाय h यहाँ से कैंसिल हो रहा है और इधर एक माइनस साइन बच रहा है। सो माइनस D अपॉन h। अब मुझे माइनस यहाँ से ख़त्म करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ cot θ2 माइनस cot θ1 इज इक्वल टू D अपॉन h। ओके, मैंने यहाँ से ये इंटरचेंज कर दिए हैं सिंपली, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई ये वाली। अब देखो जो हमारे लिए अननोन था, अननोन क्या था, अननोन हमारे लिए x था, लेकिन जो फाइनल इक्वेशन आई है वहाँ पर हमें x की ज़रूरत ही नहीं है। हमें वहाँ पर क्या चाहिए होगा, θ1 चाहिए होगा, θ2 चाहिए होगा, D चाहिए होगा और h हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो कैन आई राइट h इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय cot θ2 माइनस cot θ1। दिस इज माई फाइनल इक्वेशन टू फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। दिस इज माई फाइनल इक्वेशन। यहाँ पे हमें ज़रूरत किसकी होगी कि कितना डिस्टेंस हम मूव किए और ये जो दो एंगल्स हैं अलग अलग पोजीशन से, सिर्फ हमें ये जानने हैं, हम हाइट h को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों ही मेथड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के जो मेथड्स हैं उन्हें हम हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।